महीने से ठंडा पड़ा कच्चा तेल एक बार फिर उफान भरने लगा है। $70 से नीचे चल रहा कच्चा तेल अब अचानक $85 के पार निकल गया है। इस बीच सऊदी अरब के एक फैसले से दुनिया भर में एक बार फिर से खलबली मच गई है। सऊदी अरब ने बृहस्पतिवार को कहा कि कच्चे तेल के उत्पादन में रोजाना 10 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती सितंबर तक जारी रखेगा। कच्चे तेल की सुस्त पड़ती कीमतों में तेजी लाने के लिए सऊदी अरब ने जुलाई में तेल उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की थी, लेकिन अब उसने सितंबर के अंत तक यह सिलसिला जारी रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के साथ ही ये सवाल फिर उछलने लगा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से उनकी संसद सदस्यता फिर बहाल हो जाएगी और वह चुनाव लड़ने में भी 6 साल के लिए अयोग्य नहीं होंगे। अभी इस मामले पर फैसला नहीं आया है, लेकिन इस सजा पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अब ये देखेगा कि गुजरात के सेशंस कोर्ट ने जिस तरह इस मामले पर अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई वो कहां तक उचित है। हालांकि राहुल गांधी को राहत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उससे लगता है कि राहुल की इस मामले में मिली हुई सजा में बदलाव हो सकता है या राहत भी मिल सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र भारत चुनाव आयोग और 26 राजनीतिक दलों से जवाब मांगा है जिसमें विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए से मुकाबला करने के लिए 17-18 जुलाई को बेंगलुरु कर्नाटक में एक बैठक में 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया की घोषणा की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने याचिका पर गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ईसीआई और 26 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने कहा था कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए, इसके लिए सुनवाई की आवश्यकता है। नोटिस जारी किया गया है, हालांकि उसने इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि उत्तरदाताओं को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा, हम इस तरह कोई आदेश पारित नहीं कर सकते, दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया आने दीजिए, हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। ज्ञानवाणी का पुरातत्व विभाग की ओर से सर्वे आगे होता रहेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें। साथ ही मुस्लिम पक्ष से पूछा कि एएसआई सर्वे पर ऐतराज क्यों है। सर्वे से मुस्लिम पक्ष को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे गैर आक्रामक तरीकों से होना चाहिए। एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सर्वे होने दीजिए, रिपोर्ट को बंद लिफाफे में जमा होने दीजिए। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो को फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यह पहला मौका है जब कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी की स्थापना 15 साल पहले 2008 में हुई थी। इसे लेकर एक यूजर ने एक्स पोस्ट में मजाक में लिखा, 2 करोड़ मुझसे ले लेता भाई, इतना घर घर जाकर खाना डिलीवर करने की क्या जरूरत थी। इस पोस्ट पर कंपनी के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने लिखा, ट्वीट ऑफ द डे रॉल्फ, यानी हंसते हंसते लोटपोट हो जाना। कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दीपेंद्र को बधाई भी दी है। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा, इनक्रेडिबल एफर्ट्स की तारीफ की है। इसके साथ ही अन्य लोगों ने भी कंपनी को बधाई दी है। रूस ने 2023 के लिए अपने रक्षा खर्च को 2 गुना कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक अब रूस का रक्षा खर्च 8.28 लाख करोड़ हो गया है। ये भारत के डिफेंस बजट से करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। रूस ने पहले 2023 के लिए रक्षा खर्च 4.47 लाख करोड़ तय किया था, लेकिन शुरुआती 6 महीनों में उसने 12% यानी 52,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। ये उसके पूरे पब्लिक खर्च का 1/3 हिस्सा है, जो फरवरी 2022 में शुरू हुई यूक्रेन जंग और रूस पर बढ़ते प्रतिबंधों को देखते हुए लिया गया है। रूस के बजट का 17.1% हिस्सा देश की सुरक्षा पर खर्च करने की प्लानिंग की है। शुरुआती 6 महीने में रूस ने अपने बजट का 19.2% हिस्सा डिफेंस पर खर्च किया है। रूस ने इस साल जनवरी फरवरी में अपनी सेना पर करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए भारत को इजराइल से
स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। ये 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका ट्रायल जल्द शुरू होगा। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक NLOS मिसाइलों को अब रूस के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा। इससे उन लंबी दूरी के टारगेट्स को हिट किया जा सकेगा जो पहाड़ों में छिपे होते हैं। भारतीय वायुसेना ने 2 साल पहले इन मिसाइलों में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी, जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में LAC की करीब बड़ी संख्या में टैंक और दूसरे लड़ाकू वाहन तैनात करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी दिनांक 22 से 24 अगस्त तक साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। इसके लिए वो जोहान्सबर्ग जाएंगे। गुरुवार को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने PM को फोन करके ब्रिक्स समिट के लिए न्योता दिया, जिसे मोदी ने स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रिक्स में दूसरे देशों के शामिल होने को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, इस मुद्दे पर हमारा पक्ष पहले भी रख चुके हैं। कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि भारत को ब्रिक्स के विस्तार से आपत्ति है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत इसके विरोध में नहीं है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है। मणिपुर मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामा हुआ। राज्यसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब अगली कार्रवाई 7 अगस्त को होगी। वहीं लोकसभा में कार्रवाई जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में सेना से जुड़ा इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विधेयक 2023 पेश किया। इसे पास करा दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विधेयक पेश करेंगे। चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है, यानी चंद्रमा का लगभग 66% सफर स्पेसक्राफ्ट पूरा कर चुका है। अब ये चंद्रमा की कक्षा में 5 अगस्त शाम करीब 7 बजे प्रवेश करेगा। इसरो ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। वहीं 23 अगस्त को यान चंद्रमा पर लैंड करेगा। वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त को रात करीब 12 बजे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा था। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर की थी।